आप सबका स्वागत है। आज थर्ड डे और इस वक्त आप सबके हाथ में सर्केडियन चार्ट आ चुका है। क्या कोई ऐसा पेशेंट है जिनको सर्केडियन चार्ट जो 72 आवर प्रोग्राम वाले नहीं मिला हो? यहाँ पे आपके सवालों से शुरू करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट से उसे शुरू करते हैं। कल आपने देखा, आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा, दवाइयाँ छूटने लगी, इंसुलिन छूट गए। कल देखा आपने। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बात हमेशा याद रहती है, इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। अगर हम ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ खाने से ही नहीं, कई सारे और चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें से एक है सोच। जैसे मैंने कल बताया, जब हम लगातार डरते रहते हैं, जो मैंने फिश टैंक से भी समझाया, नोसिबो इफेक्ट, लगातार अगर हम बीमारी के बारे में सोचेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा आपके ब्लड शुगर पे, ब्लड प्रेशर पे, बॉडी के सारे आंकड़ों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप ये मानिए कि उस सोच को बाहर निकल के अगर आपका फोकस ये होगा कि हमें करना क्या है, तो ये एक फैक्टर भी आपको हेल्प करेगा बीमारी से बाहर निकलने में। तो हमें जब अपने आप से बात करते हैं तो क्रेटिनाइन कैसे घटेगा, पोटेशियम कैसे घटेगा, या कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया, इससे अच्छा कि मेरा दर्द कैसे कम होगा, वो फिर भी ठीक है। कहीं ट्यूमर है तो वो कैसे कम होगा, सूजन दिख रही तो ये कैसे कम होगा, जो आपके हाथ में है। तो आप जब खुद से कम्युनिकेट करते हैं तो बॉडी जो आपको बोल रही है उसको महत्वपूर्ण बनाना है, आपका रिपोर्ट जो बोल रहा है उसको एक बार को हटा देना है। इससे आपके लिए कंफ्यूज रहना जो रह रहे हैं उससे आप बच जाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। एक सवाल से शुरू करते हैं जो डॉक्टर अरुण जैन आप ही का सवाल था। इस पे डिटेल में आगे भी आऊँगा, लेकिन उसका एक पार्ट मैं ले रहा हूँ। ये जो चार्ट आपको मिल रहा है, मेरा खुद का लाइफस्टाइल भी इससे मिलता जुलता ही है ज़्यादातर। इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे कि कितने घंटे सोना चाहिए, इस पे आपको टिक किया हुआ मिलेगा। अगर आप देखते हैं अपना चार्ट, जब आप अपना चार्ट देखेंगे सबसे पहले तो आप ये देखिए उस पर आप ही का नाम लिखा है, किसी और का नाम लिखा है, कहीं गलती से किसी और का चार्ट तो नहीं मिल गया आपको, राइट? तो आप ही का नाम होना चाहिए। अब आपके उम्र के हिसाब से कितने घंटे की नींद आपके बॉडी को चाहिए वो हमने टिक किया यहाँ पे। नींद आपके बॉडी को क्योर करता है, जो डैमेज होता है डेली बेसिस पे उसको रिकवर करता है। कोई लोग अगर सोचेंगे बिना नींद के हम कैसे हेल्दी होंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं है। नींद एक ट्रीटमेंट है आपके लिए। सही टाइम पे सोना, लिखते रहिए, क्या पता आगे आंसर आ ही जाए जो आप सोच रहे हैं, है ना? सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना जब हम लगातार करते हैं तो हमारा बॉडी क्लॉक ठीक होने लगता है। इट्स ऑल अबाउट बॉडी क्लॉक, राइट? बॉडी क्लॉक को ठीक करने या बॉडी क्लॉक को खराब करने के जितने सारे फैक्टर्स हैं, उन सातों फैक्टर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। कल ये जब चार्ट बना, मैं और मेरी टीम, शायद हमें 1:30 बज गए, 2 बज गए बनाते बनाते, क्योंकि वो सारे आंकड़े जो 3 दिन के आपके लिए, पहले की जो हिस्ट्री ली आपने, आते जाते जो आपने बोला, उन सबको इंक्लूड करके इतना टाइम लग गया। यानी कि कल रात का जो सर्केडियन क्लॉक है वो तो सबका बिगड़ गया, लेकिन एक आध बार बिगड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बॉडी झटका सह लेती है। जिस तरह से आपकी गाड़ी है, रोड पे चलती है, एक आध बार कहीं गड्ढा आ भी गया तो गाड़ी सही लेगी, लेकिन गड्ढे में ही गाड़ी चलाएंगे तो ही, और काफ़ी समय तक चलाएंगे तो वो गाड़ी फिर ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो कभी कभी मैं समझता हूँ कि इसको फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है। लेकिन अगर बोले हम फॉलो ही नहीं कर सकते, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे बीमार रहते हुए जिंदा रहना है। मेरा जो लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर टाइम मेरी ट्रैवलिंग ही होती है, वियतनाम में, मलेशिया में, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर है वहाँ मैं जाता हूँ, और भारत में भी जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ, राइट? अभी आज यहाँ परसों चंडीगढ़ में हमारा लेक्चर है, तो वहाँ तो ट्रैवलिंग में मुझे कभी भी पूरे दुनिया में कहीं भी जाऊँ मुश्किल नहीं आई इसको फॉलो करने में, कभी भी नहीं। एटलीस्ट डाइट पार्ट, क्योंकि डाइट में करना क्या है, सुबह तो फल ही तो खाना है। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जब फल नहीं मिल सकते?
हमारे चॉइसेबल फल नहीं मिल सकते, लेकिन मुझे पता है केले हर जगह मिल जाते हैं, हर मौसम में मिल जाते हैं। ना तो उसको धोना है, ना उसको काटना है, ना कुछ करना है, बस छीला और खाया। तो अक्सर कहीं जाता हूँ तो मुझे पता है कि 1 दर्जन केले खा लिए तो मेरा 12 बजे तक का काम हो गया, वो भी टैक्सी में चलते चलते खा लिया। तो मैंने अपने लाइफस्टाइल में उसको फिट कर दिया कि सुबह, और मुझे पता है कल मैं ट्रैवल करूंगा तो क्यों ना केला आज ही खरीद के रख दिया, या एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहे सबसे पहले क्यों ना साथ वाली सब्जी दुकान से खरीद लिया। तो दिस इज अ माइंड सेट। जिस तरह से शराबी शराब ढूंढ ही लेता है ना, कहीं भी क्यों ना जाए, क्योंकि वो माइंड सेट है, वो उसकी नजरें वही देखती है हमेशा। ठीक उसी तरह से एक माइंड सेट है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो लंच एंड डिनर मिला के करीब 700 ग्राम सलाद मुझे खाना है फॉर एग्जाम्पल। तो 3 दिन के टमाटर खीरा मैंने लेके होटल में रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और खीर और एक चाकू और एक पीलर, वो भी मेरे पास ऑलरेडी है चेक इन लगेज में। तो कम से कम 50% ऑफ द डाइट का ख्याल तो मैं रख ही पा रहा हूँ अपने आप, जिसके लिए किसी और पर निर्भरता है ही नहीं, चाहे मैं दुनिया किसी भी कोने में हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत पार्ट है, चलो भाई वो तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें है, राइट। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक जरूर स्ट्रिक्टली करना है, तब तक योर हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो तो 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, दैट्स ऑल। आफ्टर 3 months with lot of flexibility, this is the best way to handle yourself, easiest, right? क्योंकि आपको कुक तो करना नहीं है, वैसे ही तो खाना है। तो जो लोग वैसे नहीं खा सकते तो सम टाइम मैं जूसर भी लेके जाता हूँ, छोटा सा इतना कॉम्पैक्ट जूसर आता है, लेक्सन हैंड हेल्ड, कहीं भी लगा दो और उसका जूस निकालो, राइट। और वो खुद जल्दी धुल भी जाता है, 5 मिनट में डिसमेंटल भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको पता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस तरह से, जब पता है ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सूटकेस लेते हैं, उसके अंदर कपड़े भी लेते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें, टूथपेस्ट पेस्ट प्लानिंग करते हैं ना, है ना। तो ये प्लानिंग का पार्ट है। जब तो मुझे पता है कि 6 बजे तक खा लेना है तो ये प्लानिंग का पार्ट है कि हाउ आई कैन फिट इट, राइट। तो उसमें इस तरह से करना है। इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मैं इसको थोड़ा सा और इस पे आएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है बिमल, बिमल है आप हैं, ये आप ही का है। ये आप इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है ना, यू आर ए इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट। और इंसुलिन लेते क्यों है? क्योंकि ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है इसीलिए लेते हैं। लेकिन आप देखिए, ये कल रात का है इनका, रात को ये सुबह 3 बजे का ब्लड शुगर है, आधी रात का। इनके स्कैनर लगा हुआ है तो सुबह आधी रात का ये ब्लड शुगर है, लगभग 50 के आसपास ये है, 50 mg पर डेसीलीटर पे आ गया, राइट। ये लाल रंग देख रहे हैं आप। तो अब जब इतना नीचे आ गया तो आपका लिवर आपके उठने से पहले, आप 6 बजे उठे मान लो, ये 6 बजे यहाँ कहीं, राइट, यहाँ 6 बजे इज दिस, ये 6 बजे है, ये 6 का लाइन है, राइट। इस समय देखिए ऊपर जा रहा है, जबकि ये तो सो रहे हैं ना, खाना तो नहीं खा रहे। तो ये बहुत, इतने 50 में अगर आपको उठा देते तो आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाता। तो लिवर ने, ये मैकेनिज्म बोलते हैं डॉन फिनोमिना, लिवर ने कुछ शुगर ब्लड में फेंका। तो आप जब 6 बजे उठे उस वक्त आपका ब्लड शुगर 150, लेकिन अगर ये स्कैनर नहीं लगाते तो आपके हिसाब से आपका ब्लड शुगर फास्टिंग कितना है, 150। आपको कभी नहीं पता चलता कि 3 बजे 50 तक भी पहुंच गया था, नहीं पता चलता ना, राइट। तो आप वही वाला ब्लड शुगर देखते हैं डॉक्टर के बताने पे, जो फास्टिंग बोलते हैं सुबह उठते ही। लेकिन सुबह उठने से पहले क्या था वो इंपॉर्टेंट है। पहले जितना नीचे जाएगा गेंद उतनी छलांग ऊपर तक आएगी, और ऊपर देख के आप डर जाएंगे, आप इंसुलिन डोज और बढ़ा देंगे तो अगले दिन ज़्यादा इंसुलिन से ब्लड शुगर और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा तो ये शुगर लेवल और बढ़ेगा। तो आप इसी चक्रव्यूह में फंसते गए, जिससे एक टाइम पे दवाई लेते थे, अब इंसुलिन लेते हैं, अब डोज भी बढ़ाने लगे, राइट। तो जब आप सिर्फ फास्टिंग देखते हैं तो वो मिसलीडिंग है, वो राइट पिक्चर नहीं दे रहा आपको। क्योंकि राइट पिक्चर कब मिलती है? आधी रात को मिलती है। जब आपको ये पता चल के कि आधी रात को मेरा 50 तक पहुंच गया था, फिर मेरे लिवर को सपोर्ट करना पड़ा, नहीं तो और नीचे जा रहा था ये। अगर लिवर यहाँ शुगर नहीं भेजता तो नीचे ही जा रहा था, नहीं तो।
राइट। आप देखिए स्टीपली नीचे जा रहा है, इसी रफ्तार से जाता तो जीरो पे आ सकता था। ये नॉर्मली जीरो पे कभी नहीं आएगा, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट का जीरो पे आता है, 20 तक पहुंच जाता है, फिर वो कोमा में चले जाते हैं, 20 तक 10 तक पहुंच जाता है, हमने तो देखा है, फिर कोमा में चले जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता चलता, ना ही कोई बताता आप कोमा में क्यों गए, राइट। वो तब पता चलता जब इस तरह से हम मॉनिटरिंग करते हैं तो पता चलता है। तो कहानी इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से इंसुलिन एंड ब्लड शुगर की दवाई से पीछा छुड़ाएं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये एक और पेशेंट का देखते हैं सेम। दिस इज अनदर पेशेंट, ये वियतनामीज पेशेंट है, वो इंग्लिश बैच में होंगे। तो ब्लड शुगर नीचे आता है और हमारे उठने से पहले अगर काफ़ी नीचे चला गया तो लिवर हमें सपोर्ट करता है। तो जो आपका ब्लड शुगर है वो रात से हमें एक्सपेक्ट, कई बार ऐसे देखेंगे रात को सोने से पहले ब्लड शुगर था 220, सुबह उठने के बाद हो गया 250, तो लगता है कि पूरे रात भर में वो बढ़ क्यों रहा है। वो बढ़ इसलिए रहा है बिकॉज आपका ब्लड शुगर सिर्फ वो शुगर नहीं जो आपने खाया है, वो शुगर भी जो लिवर भी ऐड कर रहा है। और लिवर इज इंटेलिजेंट ऑर्गन, राइट, सबसे बड़ा ऑर्गन है, राइट, करीब 2.5 किलो उसका वेट है। तो लिवर जजमेंट करता है आपके बॉडी को कब कौन सा काम करना है, तो कितनी शुगर की जरूरत पड़ेगी, इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक। रोज आपका जो दिन से शाम को या करते हैं, बॉडी हैज रिकॉर्डेड इट, तो उस हिसाब से बॉडी एक दिन पहले प्लान कर लेती है कि कितने बजे कितने इंसुलिन की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो जितना आपका शेड्यूल एक जैसा रहेगा उतना आपके लिवर के लिए प्रिडिक्ट करना आसान रहेगा। इसी को बोलते हैं बॉडी क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक। लेकिन अगर ये आपका लिवर या आपका ब्रेन ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो फिर वो रैंडमली कुछ भी शुगर बढ़ाएगा घटाएगा, एंड तब बॉडी में बीमारी आती है। तो हर चीज, जैसे ब्लड शुगर है, हर समय एक जैसा नहीं रहता, वो तो आप देख ही रहे हैं, वो बढ़ता घटता रहता है। और सिर्फ खाने से कनेक्शन नहीं, उसका कई सारे बॉडी के और मैकेनिज्म से भी कनेक्शन है। तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, बॉडी को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं जिससे इट कैन सर्वाइव। एक गाड़ी को अच्छी तरह चलाने के लिए आप ये कर सकते हैं, उसका फ्यूल अच्छा कर दें और गाड़ी का रोड अच्छा कर दें और ड्राइविंग ठीक रखें, यही आपके हाथ में है। द सेम रूल इज हियर, वही चीज आप यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल भी आपने पूछे थे, नाजनीन तालुकदार, आप यहाँ, यस, कैन आई हैव राइस इंस्टेड ऑफ मिलेट्स, विल दैट बी द सेम, विल आई गेट द सेम रिजल्ट, राइट। तो ये एक सवाल है फॉर एग्जाम्पल कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आप सबके हैं। खास तौर पे जब ये आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लगेगा ये ना करके ये करें तो क्या। यहाँ पे करना होगा हिट एंड ट्रायल, राइट, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। हर एक की बॉडी थोड़ी थोड़ी अलग है। तो आपने एक हफ्ता मिलेट्स लिया, फिर आपने सोचा चलो आज 3 दिन तक हम राइस पे लेते हैं, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको अपने बॉडी के लिए ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपने कहा रिजल्ट्स आर सिमिलर, दिस मीन्स यू हैव ए चॉइस, आपको चॉइस मिल गया। तो इसका आंसर कोई यस या नो में नहीं हो सकता, इसका आंसर बहुत ही पर्सनलाइज्ड है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा हर एक को। पहले तो जो हमने रिकमेंड किया उस पर रहिए 1 हफ्ते, फिर एक चीज को अपने हिसाब से चेंज करके देखिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या वैसे ही लग रहा है या रिजल्ट गड़बड़ हो गई है। तो ये हिट एंड ट्रायल का मामला है, राइट। सो जैसे आप में से एक ने पूछा कि क्या हॉट वाटर इमर्शन दिन में 2 बार कर सकते हैं, इवन इफ वी डिड नॉट रिकमेंड। जितनी भी यहाँ पे थेरेपीज हैं वो सारी थेरेपी सारे लोग जब चाहे कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं, नुकसान कुछ है नहीं, फायदा ही फायदा है। जैसे हॉट वाटर इमर्शन मैं भी करता हूँ, क्योंकि हॉट वाटर इमर्शन का मतलब क्या है, डिटॉक्सिफाइंग, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा है जो बॉडी को जरूरत नहीं बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन आपको हम तभी रिकमेंड करेंगे जब आपको उसके बिना गुजारा नहीं है, उन्हीं लोगों को हमने हॉट वाटर इमर्शन लिखा है। क्यों? क्योंकि आपका बहुत सारा पानी लगेगा, एक जगह लगेगी, खूब सारी बिजली लगेगी, आपका समय भी लगेगा, इतना सारा इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ के लिए। तो जिसको तो स्ट्रिक्टली ज़रूरत है उसके बिना नहीं चलेगा, उसका वो डायलिसिस में जाने वाला है, नहीं तो, या पेन ज़्यादा है तो वो सह नहीं सकता, उन्हीं को रिकमेंड कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो यही है कि जो आपको दिया उसी को फॉलो करें कम से कम 1 हफ्ता, फिर थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, फिर बॉडी कैसा महसूस करती है उसको
हम सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अलका कुलचेस्टर का ऐसे ही, अलका है यहाँ पे, आप हैं, आपका भी ऐसे ही कुछ सवाल है। सॉल्ट के बिना सिरदर्द होने लगता है, ब्रेकफास्ट तक फ्रूट लेना होता है। दिस मीन्स, समझ गया मैं। अब देखिए इसका जवाब क्या है कि आपने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करूं तो मुझे सॉल्ट के बिना कुछ भी नहीं महसूस होता है। तो माई टेस्ट एंड माई बॉडीज रिक्वायरमेंट में बी थोड़ा अलग आपके बॉडी से, लेकिन आपके बॉडी को क्रेविंग हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो आप 3-4 दिन के लिए सॉल्ट इंक्लूड करके देखिए, थोड़ा सा टेस्ट मिल गया, लेकिन बॉडी में, खास तौर पे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट उनको बोल रहा हूं जिनके पैरों हाथों में सूजन होती है। याद रखिए नमक आपके सूजन को बढ़ाती है। तो इसका मतलब जो लोग सूझा हुआ है पैर हाथ, वो लोग तो आउट हो गए, उनको तो लेना ही नहीं है। दूसरी बात बीपी को भी ये बढ़ाती है। तो जिनका बीपी कंट्रोल करना प्राइमरी मकसद है वो भी नहीं ले सकते। लेकिन आपके केस में अगर ये दोनों फैक्टर नहीं है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलो मैं तो ले सकती हूं, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि लेना है कि नहीं? पहले तो स्ट्रिक्टली 1 हफ्ते तक तो ऐसे ही कुछ फॉलो कीजिए। उसके बाद जिन चीज़ों के बिना काम नहीं चल रहा, जैसे आपके लिए सॉल्ट के बिना नहीं काम चल रहा, चक्कर आ रहे हैं, एक दिन लेके देखिए। लेकिन सिर्फ हम अलर्ट करते हैं जिनके जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिनको बॉडी में स्वेलिंग रहती है, वैसे लोग उनको बोलते हैं पहले आपके सिम्टम चले जाएं तब आप उसको ऐड करें, राइट। तो किसी भी चीज़ में जो नियम है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है बेस्ड ऑन कि वो इंडिविजुअल कौन है, राइट। तो जैसे जो जिनकी बीपी बढ़ी रहती है और स्वेलिंग होती है उनको हम अवॉइड करते हैं। बाकी सब लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आपको लगता है कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। अब देखिए आप ही का अगला क्वेश्चन है, पीपल और अमरूद के पत्तों का जूस लास्ट ईयर से ले रही हूँ, क्या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? ये पीपल और पत्ता, ये जूस कुछ नुकसान तो है ही नहीं इसका, लेकिन फ़ायदा भी है। तो आप कर सकते हैं तो करते रहिए, राइट। इस तरह से तो अगर नहीं कर रहे होते तो कुछ एडिशनल चीज़ ऐड नहीं भी करते तो ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप में से भी कुछ लोगों ने अभी यहाँ पूछा। आशीष कुमार यादव आप है ना, लो बीपी क्यों होता है, इसके प्रोग्राम से इस प्रोग्राम से कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए ये ज़रा समझिए, सभी लोग आपके काम आएगा। 2 ही चीज़ है, या तो बीपी लो होगा या बीपी हाई होगा, राइट। बीपी लो है तो ऊपर कर दें, बीपी हाई है तो नीचे कर दें। दोनों के लिए हमारे पास हथियार हैं। तो पहला हथियार बात करते हैं, क्योंकि आपने पूछा लो बीपी है तो क्या करें। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मेरी वाइफ का 100/60, तो उसके केस में वही रहता है जितने मैं 15 साल से देख रहा हूँ, तो सेम ही रहता है। तो उसका वो लो बीपी नहीं मानूंगा। उससे भी नीचे चला जाएगा तो लो बीपी होगा, फिर कुछ सिम्टम्स भी होंगे, राइट। डिजीनेस होगा, चक्कर आएंगे, वीकनेस लगेगी, मन खराब लगेगा, तो यानी कि लो बीपी हो गया है। अब बीपी थोड़ा बढ़ा दे तो ये सारे सिम्टम चले जाने चाहिए ना। तो बीपी बढ़ाने के बाद सारे सिम्टम चले गए तो मुझे समझ आ गया कि ये लो है इनका असली। अच्छा, तो बीपी बढ़ाएं कैसे, यही आपका फंडामेंटल क्वेश्चन है। बीपी बढ़ाने के 2 टेक्निक हैं जब लो बीपी हो जाए, जब सिम्टम भी आ जाए। पहला हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट तो समझते हैं, राइट। चारपाई के 3-3 ईंटें लगा दिए, एक तरफ ऊंचा हो गया, जिस तरफ ऊंचा है उस तरफ पैर, दूसरी तरफ सिर। ऐसा जब इंसान लेटेगा, ऐसा आधा घंटा पौना घंटा जब इस बेड में लेटेगा, तो फिर बीपी चेक करेंगे तो बीपी ऊपर आ जाएगा। बहुत हाई नहीं चला जाएगा क्योंकि लो था तो नॉर्मल में आ जाएगा। तो दिन में 2 बार कर दिया ऐसे, या 3 बार भी कर दिया, अगर इमरजेंसी है तो बीपी ऊपर चला जाता है। दूसरी चीज़, कॉफ़ी, जो कॉफ़ी नॉर्मल दुकान में मिलती है, नेस्कैफे वगैरह, 1 चम्मच कॉफ़ी लिया, 1 गिलास गर्म पानी में डाल के मिला दिया, उसको पिला दिया, तो वो मेडिसिन बन गया। इमीडिएटली बीपी नॉर्मल होने लगता है, उसको उसके जो सिम्टम्स हैं चले जाने लगते हैं। तो जब भी कभी बीपी नीचे आता है, उसको ऊपर करने के 2 हथियार मिल गए, दोनों के दोनों काम करते हैं। दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, लिटा भी दिया और उसके बाद कॉफ़ी पिला भी दिया, तो दोनों मिलके तो काम कर ही देंगे। तो ये तो हो गया बीपी को नीचे से ऊपर। और ऐसा कई बार हम करते हैं अपने पेशेंट के साथ, लगातार 7 दिन। उसके बाद जब छोड़ देते हैं तब भी बीपी नॉर्मल ही रहता है फिर, या लगातार 3 दिन। तो फिर हम टेस्ट करते हैं कि इसको, क्योंकि ये परमानेंट तो करना नहीं है, छोड़ दो इसको,
फिर देखते हैं कि बॉडी ने पकड़ लिया बीपी, अब कोई दिक्कत नहीं है तो छोड़ दिया उसको। सो दिस इज अबाउट नीचे से ऊपर कैसे करें। अब आता है ऊपर से नीचे कैसे करें। हाई बीपी है तो लो कैसे करें। हाई बीपी को लो करने का तरीका जो मैंने पहले ही बताया था, इसमें लिखा भी हुआ है, जहां पे एप्पल बना हुआ है उसको देखिए, और उसके वहां पे LLSWI लिखा हुआ है, मिल गया। ये वाला लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि बीपी को नीचे करने के लिए ऐसे लोगों को, हर एक के घर में कुर्सी है, कुर्सी और एक बकेट में दोनों पैर डाल दिया और बकेट का वाटर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे जब बैठता है और ऐसा आधा घंटा पौना घंटा करता है तो बीपी उसका डिप होने लगता है, नीचे आने लगता है। तो बीपी को नीचे करने का आसान तरीका ये है। जिनकी बीपी इससे भी नहीं कंट्रोल हो रही है तो श्योर शॉर्ट तरीका, बिल्कुल ही पक्का, वो है हॉट वाटर इमर्शन। गर्म पानी यहाँ तक जब बिठा देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, और ऐसा 1 घंटा बिठाते हैं, कभी कभी 2 घंटे बिठाते हैं, अगर बैठ सकता है तो बीपी कम्स डाउन, राइट। सो लेकिन ये वाला तब होता है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसका किडनी हार्ट ठीक से नहीं काम कर रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा है, तो तब हॉट वाटर इमर्शन। लेकिन वो हॉट वाटर इमर्शन वही कर सकता है जिस घर में उतना बड़ा इंतजाम हो, लेकिन बकेट वाला तो सभी घर में है। आप में से कुछ लोगों में हमने यहाँ पे SOS लिखा है, राइट। कुछ मतलब ये जो बता रहा हूँ मैं, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन यानी कि बकेट का थेरेपी, ये कई जगह पे काम आता है। बीपी को ऊपर से नीचे करना है तब काम आएगा। किसी को डिप्रेशन है मान लो, राइट, वो डिप्रेशन गोली नहीं लेना चाहता, उसको अगर हॉट वाटर इमर्शन करेंगे डिप्रेशन में आराम मिलेगा, स्ट्रेस में आराम मिलेगा। बॉडी पेन है मान लो, फीवर आ गया, बॉडी पेन है, फीवरिश लग रहा है, फीवर में बॉडी पेन में फीवरिश लग रहा है तो इमीडिएटली इसमें आराम मिलता है। फीवर जब आप करते हैं, मान लो किसी को बुखार आ गया और उसको बुखार जब आता है तो बॉडी एक होता है, तो जब कराते हैं तो उसका बुखार टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है, आधे डिग्री और, लेकिन उसी के 1 घंटे के अंदर अंदर बुखार भी कम हो जाता है, बॉडी का एक दर्द भी कम होने लगता है। SOS मतलब अब बुखार रोज तो रहेगा नहीं, कभी किसी को भी आ सकता है। जो लोग ज़्यादा प्रोन है बीपी बढ़ने के, राइट, या जिनको, जो आप में से जिन लोगों ने लिखा कि मुझे बॉडी में दर्द रहता है, कभी कभी दर्द रहता है, जिन लोगों ने लिखा है बुखार से कनेक्ट किया है, तो ऐसे लोगों को हमने SOS ज़रूरत पड़ने पे, तो ये कोई भी कर सकता है। बुखार आया तो कर दिया, बीपी बढ़ा तो कर दिया, डिप्रेशन है तो कर दिया, थकावट है तो कर दिया। थकावट जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप थक गए हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, तो ऐसे बैठ जाएंगे, जैसे मैंने बोला लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, तो थकावट चली जाएगी, राइट। तो इट एब्जॉर्ब्स, राइट, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड वेसल को डायलेट करता है, और उससे आपके बॉडी में इस तरह के हार्मोन बनते हैं जिससे आपके सूदिंग इफेक्ट लाता है, आपकी एनर्जी लाता है, आपके जो बॉडी में मान लो कोई वायरल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को मारता है। कैसे मारता है? एट हाई टेम्परेचर वायरस डिसइंटीग्रेट, टूटने लगता है हाई टेम्परेचर पे। ये मैंने पहले ही बताया। कई बार लोगों को एक ही दिन में 2 बार 3 बार भी करना पड़ सकता है कि टेम्परेचर ठीक हो गया, बॉडी एक भी चला गया, 1 घंटे बाद फिर हो गया, फिर दोबारा कर लो, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो ये एक टूल है, एक हथियार है आपके पास जो कई तरीके से लोगों में काम कर सकता है। तो अब यहाँ पे और कुछ सवाल आपने पूछे हैं। शहनाज खन्नम, अरे देर आप हैं यहाँ पे? शहनाज जी आप हैं, पीछे बैठे, उनकी जगह है, आप हैं, ठीक है, बैठे बैठे ठीक। तो जवाब भी आप दे देंगे, उनको बता देंगे, ठीक है, वो जब आएंगे तो उनको दे देंगे जवाब। वो नहीं आई ना अभी, खराब है, ठीक है, तो वहां जाके देख लेंगे, बैठिए प्लीज। अब यहाँ पे कुछ सवाल और भी हैं, जैसे एक ने पूछा स्टेंट के बारे में, अभी पूछा था ना स्टेंट के बारे में, जिनके स्टेंट लगा हुआ है आप थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, क्योंकि स्टेंट लग गया तो जिंदगी भर दवा खाना है, दैट इज हाउ इट इज, है ना। हार्ट की दवा खाना है, ब्लड थिनर लेना है, क्योंकि स्टेंट लग गया। स्टेंट क्या काम करता है उसको समझ लीजिए आप। स्टेंट एक
मेटलिक या नॉन मेटलिक छोटा सा, जैसे जैसे आपके पेन में स्प्रिंग होता है वैसे ही वो स्प्रिंग है एक, राइट, छोटा सा, जो कि फिट कर देते हैं ताकि वो ब्लॉकेज को खोल दे जबरदस्ती और ब्लड जा सके। स्टेंट इज ए फॉरेन मैटर, बॉडी का पार्ट तो है नहीं। आपके बॉडी की टेंडेंसी है कहीं भी अगर कोई फॉरेन मैटर है तो उसको ढकना। मान लो कहीं पे कोई कील चला गया तो वहाँ पे फिर सूजन हो गया, वहाँ पे वो एक्टिविटी होगी, उसको ढकने की बॉडी उसको ढकने की कोशिश करती है। तो जहाँ पे भी स्टेंट होता है वहाँ धीरे धीरे क्लॉटिंग बढ़ता है, विद इन 5 years वो स्टेंट पूरा ब्लॉक हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। तो स्टेंट अगर है तो स्टेंट की आयु 3 साल से 5 साल ही है, क्योंकि वो फॉरेन मैटर है और फॉरेन मैटर ही रहेगा, राइट। तो ये तो मानिए कि वो स्टेंट या तो ब्लॉक हो गया होगा या ब्लॉक होने वाला होगा, इट डिपेंड्स ऑन कितने साल हो गए, राइट। तो अब बॉडी क्या करती है कि या तो कोलेटरल आर्टरी नया खोल देगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा स्टेंट की वजह से मैं जिंदा हूँ, जबकि नए आर्टरी खुल गए, ब्लड वहाँ से जा रही है, तो स्टेंट की उस वाले आर्टरी के ब्लॉक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। या फिर आपको पेन होगा तो यानी कि स्टेंट बंद होने से नए आर्टरीज नहीं खुले, तो आपको पेन नहीं हो रहा इसका मतलब नए आर्टरीज खुल गए होंगे, राइट। तो नए ब्लड वेसल्स बन गए होंगे, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड कोलेटरल आर्टरीज, नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास आप गूगल करेंगे या फिश टैंक मॉडल में मैंने दिया है उसका रेफरेंस, वो देखेंगे तो ये बॉडी का नेचुरल तरीका है कि अगर एक जगह से रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा एक रास्ता बॉडी खुद ही बना लेता है। लेकिन बॉडी के लिए दूसरा रास्ता बनाना आसान है जब बॉडी को एक माहौल दिया जाए, उसी माहौल को हम सर्केडियन चार्ट बोल रहे हैं कि क्या खाना है, कितने बजे खाना है, राइट। तो टेक्निकली अगर बात करें तो क्या वो हार्ट की दवाई लेते रहना चाहिए, उसके लेने से कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगा ऐसा है नहीं। और रहा सवाल खून के पतला करने को, खून अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी आपको अल्सर हो जाएगा, तो भी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। अक्सर लोग इंटरनल ब्लीडिंग से मरते हैं। तो वो हार्ट के ऊपर जितने ट्रायल हुए हैं ब्लड थिनर लेने में कि ब्लड थिनर फायदेमंद है कि नहीं, तो ये देखा गया कि जो लोग, इस बात को ध्यान समझिए, जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, मान लो 2 ग्रुप, ये पूरे हार्ट के पेशेंट हैं, सभी को स्टंट लगे हैं, सभी को एक हार्ट अटैक आ चुका है, आधे लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं, आधे लोग नहीं ले रहे हैं। अब ये देखते हैं कि इनमें से हार्ट से कौन जल्दी मरता है। तो देखा गया है कि जो लोग नहीं ले रहे हैं उनमें हार्ट से मौतें ज़्यादा हो रही हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि वो लेना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है जो लोग ले रहे हैं वो लोग फिर इंटरनल ब्लीडिंग से ज़्यादा मर रहे हैं। तो मौत तो तब भी हो रही है, बल्कि ओवरऑल मोर्टेलिटी इज हायर। तो हमें तो बस ये सहूलियत मिल जाएगी कि ब्लड थिनर लेंगे तो हार्ट से नहीं मरेंगे, लेकिन उससे पहले कैंसर से मर जाएंगे, ये सहूलियत हो जाएगी। मतलब अल्टीमेट रिजल्ट ये बोल रहा है। लेकिन उसको पेश ऐसे किया कि अगर ये लेंगे तो हार्ट से मौत नहीं होगी। अगर किसी को खास तौर पे ये जिद है कि मुझे हार्ट से नहीं मरना, चाहे किसी और चीज़ से मर जाऊं, तो वो ब्लड थिनर ले सकते हैं। कंक्लूजन ये है ट्रायल का, राइट। तो लेकिन जो डाइट आप ले रहे हैं ये डाइट भी ब्लड थिनर है। टमाटर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, ये भी ब्लड थिनर ही है। ये भी ब्लड को उतना थिन करता है जितने बॉडी को ज़रूरत है। इसे कहते हैं कंडीशनल थिनिंग। हर जगह ज़रूरत नहीं, जहाँ पे ब्लॉकेज है वहीं ज़रूरत है। जहाँ पे मान लो ब्लीडिंग होनी है, जहाँ पे घाव हो गया, वह ब्लड थिन होगा तो क्या होगा, खून बहता ही रह जाएगा, है ना। तो टेक्निकली आंसर अगर मैं आपकी जगह होता तो ये हार्ट के दवाइयाँ बंद कर चुका होता। लेकिन अभी आपके लिए बीच का रास्ता, पहले इसको शुरू कर दीजिए, करते हुए 15-20 दिन होगा तो धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए। दैट कैन बी सेफर थिंग, राइट। तो सेफर मतलब बीच का रास्ता। नींद के बारे में आप में से बहुत लोग काफ़ी बार पूछ चुके हैं और बहुत हम बात भी कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आप में से कुछ लोग स्पेसिफिकली नींद से बहुत ज़्यादा परेशान है, नींद नहीं आने से, तो उन पे थोड़ा फोकस करते हैं। उन लोगों को हमने ज़्यादातर लोगों को यहाँ भी टिक किया है, सबको नहीं टिक किया है। नींद का एक रूल याद रखिए, सुबह जितने ब्राइटनेस में रहेंगे रात को उतनी अच्छी नींद आएगी।
सुबह फॉर एग्जांपल धूप में आप रहिए, धूप में नहीं रह सकते तो नाश्ता जब करेंगे तो खिड़की के पास, और खिड़की खुली हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है, सूरज की रोशनी दिख रही है, ये आपकी रात की नींद के लिए अच्छा है। सुबह हम लोग बंद कमरे में रहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हैं, तो रात की नींद इस सुबह के लाइटिंग से इफेक्ट होती है। सूरज ढलने के बाद जितना डार्कनेस में रहेंगे उतनी नींद अच्छी आएगी। जब हम अंधेरे में रहते हैं तो बॉडी एक अलग तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जब हम उजाले में रहते हैं तो बॉडी एक अलग तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सुबह जब हम उजाले में रहेंगे तो बॉडी प्रोड्यूस करेगी से कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल सुबह जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रात को मेलेटोनिन जो कि नींद वाला हार्मोन है वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होके काम करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हार्ट और किडनी आपस में कनेक्ट होके काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला है कि जो लोग इस प्रकार के, मान लो जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं या एंजाइटी है जिनको, या जिनको नींद की दिक्कत है, सुबह ब्राइटनेस आप देखिए कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपकी छत है गाड़ी में तो छत को खोल दीजिए, सीधा लाइट पड़ रहा है आपके ऊपर। इस तरह के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। आपने तय कर दिया कि जब मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो मुझे ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे लाइट आती हो अच्छी खासी। सूरज की लाइट, जैसे ये लाइट है, आपने पहले दिन मेरे रिकॉर्डेड वीडियो में देखा होगा, इस लाइट को अगर मेजर करेंगे लक्स मीटर से तो 300 लक्स होगा, जबकि अभी बाहर चले जाएंगे तो वो 1 लाख लक्स होगा लाइट। तो सूरज की लाइट का मुकाबला ये लाइट कभी कर ही नहीं सकती। तो यानी कि जितना लाइट में रहेंगे दिन में उतनी अच्छी नींद आएगी रात में, जितना लाइट में रहेंगे रात में उतनी खराब नींद आएगी रात में, राइट। तो ये कुदरत का कानून है। भगवान को नहीं पता था कि भाई इंसान कुछ ऐसा करेगा कि लाइट अपने हाथ में ले लेगा, और अपने हाथ में लाइट पिछले 150 साल में आया, 130 साल में आया। उससे पहले बिजली नहीं थी, तब लाइट के लिए ज़्यादा मोमबत्ती चला लेंगे। मोमबत्ती की लाइट भी कितनी होती, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, राइट। तो 150 साल पहले भी इंसान अंधेरे में ही रहता था या फिर मोमबत्ती की लाइट में रहता था। 150 साल पहले, 150 साल तो अभी हुए, राइट। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 100-150 साल में, जबकि लाइट हमारे कब्जे में है। ये सारी बीमारियां अभी की हैं। नींद नहीं आना कोई बीमारी हो सकती है, आज से पहले कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन आज इस ग्रुप में भी सबसे ज्यादा जो सवाल आपने पूछे नींद नहीं आने की। तो नींद के जो कानून है, जो रूल है, वो यही है, जब सूरज है तब लाइट में रहना है, जब सूरज नहीं है तो कम से कम लाइट में रहना है। तो जब ये करेंगे तो नींद आने लगेगी। और सनसेट के साथ साथ ही खाना खत्म करना, जो कि हमने यहाँ पे अगर लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, ये आप में ज्यादातर लोग देखिए इसको कि कितने से कितने बजे के बीच में खाना है। तो कुछ आप में से हैं पार्टिसिपेंट जिनको 10 AM to 6 PM दिया है, तो ये 10 AM to 6 PM तक वो 15 दिन में रहेंगे। उसके 15 दिन बाद 8 AM to 6 PM में रहेंगे, और उसके 15 दिन बाद फिर फाइनली हम सबके सब 8 AM to 8 PM में रहेंगे। सबसे बेस्ट तो ये बीच वाला है, राइट। ये कुछ दिन के लिए करना है, फिर ये बीच वाला है। लेकिन ये हमने 8 AM to 8 PM जो आपके पास है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। कोई बोलता है मैं तो जॉब में होता हूँ, मैं तब रास्ते में होता हूँ, तो इसलिए 8 के बाद वही अच्छा खाना आपके लिए खराब काम करेगा। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप 2 किलो आम सुबह खाइए, जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं भी हैं वो भी खाएं, और ब्लड शुगर चेक करें 2 घंटे बाद, रिकॉर्ड कर लें। लेकिन किसी दिन 10 बजे 2 किलो आम खाइए, उसके 2 घंटे और ब्लड शुगर चेक कीजिए, आप देखेंगे ब्लड शुगर ज़्यादा होगा, 100 mg/dL अधिक होगा। रात को बॉडी शुगर मैनेज नहीं कर पाती है, पैनक्रियास का काम है, वो सो चुका है या सोने के मूड में है वो, राइट। तो इसलिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो फ्रूट ब्रेकफास्ट है। फ्रूट ब्रेकफास्ट को रात को कर देंगे 7 बजे 8 बजे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, लेकिन सुबह करेंगे तो कंपैरेटिवली नहीं बढ़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है टाइम को मेंटेन करना। अगर कोई बोलता है कि मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि टाइम को मेंटेन नहीं कर सकता, तो वो फिर बीमार रहने के लिए तैयार ही है एक तरह से। जिस तरह से अगर मैं बोलूं कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ तो सड़क ही नहीं है, गड्ढे पे चलाना पड़ता है, तो मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि मेरी गाड़ी कुछ दिन में ब्रेक डाउन होने ही वाली है।
कल हमारे एक मिले, हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, कि मैं तो रात को 10 बजे आता हूँ और तभी मैं खा सकता हूँ, और ये खाना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। इन सबको ध्यान रखते आप बताइए क्या करना है। मैंने कहा आप तो ये बोल रहे हैं कि मुझे गाड़ी गड्ढे में ही चलानी है और गाड़ी ठीक कैसे रहेगा ये बताइए ना। तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। कुदरत के जो कानून है उनको कभी कभी ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ब्रेक करके चलेंगे और हम ब्रेक ना हो ये नहीं हो सकता। लेकिन अब तक प्रॉब्लम क्या थी, हमें पता ही नहीं था कि ये कुदरत के कानून क्या है। अब एटलीस्ट आप पता है तो कोशिश करेंगे। आप हफ्ते में 7 दिन नहीं कर सकते तो 3-4 दिन तो कर ही सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा आप, क्योंकि अभी तो तीसरा ही दिन तो है आपका, 3 दिन ही हुए हैं तो भी थोड़े बहुत रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें 3 दिन के लिए नहीं करना, हमें तो करते रहना है ना। तो आई प्रॉब्लम के लिए आप में से काफी लोगों ने पूछा, आपने पूछा, आपका जब ब्लड शुगर बढ़ता है किसी का, तो ब्लड का एक्स्ट्रा शुगर या तो ब्लड में रहेगा या फिर आंखों के पीछे रहेगा या नीचे पैरों के रहेगा। तो पैरों के नीचे जब शुगर जमा होने लगेगा तो दैट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन। आंखों के पीछे होगा तो फिर आंखें धुंधला दिखेगा नहीं, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, इन्हीं चीजों को बोला जाता है। जब आप ये सब करेंगे जो आप कर रहे हैं, सबसे पहले ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगेगा, और जब नॉर्मल रहने लगेगा कुछ समय तक से 3 महीना, अपने आप वो बर्निंग सेंसेशन भी कम हो जाएगा, अपने आप आंखों में भी सही दिखाई देने लगेगा। तो आंखों के लिए क्या अलग से करना है, कुछ अलग से नहीं भी करेंगे तो 3 महीना। लेकिन जो लोग अलग से करना चाहते हैं, जो जल्दी में कि जल्दी आप ठीक हो जाए, तो कुछ एक्सरसाइज साथ में जोड़ लीजिए। वी कॉल इट शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज। शोल्डर, ये देखिए ऐसे कर रोटेट कर सकते हैं, यू कैन डू इट राइट नाउ। ऐसे आगे, ऐसे 10 बार किया आपने तो शुरू में आप उतना नहीं ठीक से कर पाएंगे शायद, लेकिन 2-3 दिन में इट विल मोर। गलत से भी करेंगे तब भी कुछ ना कुछ असर हो ही रहा होगा। 10 बार इधर, 10 बार उधर, हाँ किया हुआ है। तो ये 15 मिनट रोज करना है, जो लोग नहीं करते हैं और करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल चीजें हैं, ये सपोर्टिव चीजें हैं। शोल्डर नेक 10 बार, 10 बार, नेक 10 बार, राइट। और ये 10 बार इस तरफ या 5 बार इस तरफ और इस तरफ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आई। अब देखिए अगर आई को रोटेट करना है तो आई कैन डू इट लाइक दिस, राइट। जो लोग नहीं कर सकते, शुरू में आप किसी की मदद लेंगे। मान लो मेरी उंगली को आप देखिए, इफ आई रोटेट लाइक दिस, इसी को फॉलो करते रहेंगे तब भी वो काम करेगा। कोई आपका दोस्त जो आपके सामने खड़े होकर ऐसे करेगा। तो जब इसको हम जोड़ देते हैं विद द सर्केडियन चार्ट, इसमें डाइट अपने आप में रोल तभी कर सकता है जब खाने के टाइमिंग से उसको मैच करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि हम तो डाइट ले रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, क्यों नहीं उतना फायदा हो रहा है, तो पता चलता है डाइट तो ले रहे हैं लेकिन टाइमिंग में थोड़ा सा हमको गड़बड़ है। तो टाइमिंग को फिक्स कर दिया, डाइट को फिक्स कर दिया, तो मामला बड़ा फास्ट हो गया। तो आपको आई के लिए या बर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने खून को ठीक करना है बस, ब्लड को। ब्लड तो हर जगह पहुंच जाएगा, आंखों में भी पहुंचेगा ब्लड, वही ब्लड पहुंचेगा आपके पैरों में भी। तो हम बेसिकली ब्लड को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था वेट पे कि मेरा वेट घटा नहीं, या नहीं 67 था 55 हो गया, ऐसा कोई है या 50 करना चाहते हैं आप, है ना, करना अब देखिए वेट कितना करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने बॉडी को माहौल दीजिए, लेट द बॉडी डिसाइड। कैसे पता चलेगा जो वेट आपका है वो आपको कम वेट तो नहीं है? आर यू फीलिंग एनर्जेटिक, दैट इज अ क्वेश्चन। क्या आप भाग सकते हैं, क्या आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्या आप जल्दी थक जाते हैं? इस तरह के सवाल पूछना अपने आप को। अगर आप एब्सोल्युटली एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अगर आपको थकावट नहीं हो रही इन कंपैरिजन टू आप ही के बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अगर आपको नींद अच्छी आ रही, तो जितना भी आपका वेट है वो वेट आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। कई बार लोग बोलेंगे इतने पतले क्यों दिख रहे हैं, वो लोगों के आंखों से आपको देखते हैं, लेकिन आपको अपने बॉडी के सिम्टम से पहचानना है। आप ऐसा कोई टारगेट रखने की जरूरत नहीं मुझे अपना वेट 55 करना है, या बॉडी मास इंडेक्स जो एक जनरली एक टेबल दिया जाता है कि इतना हाइट हो तो इतना वेट है, वो एक सुपरफिशियल टेबल है। आपको ये देखना है कि क्या मैं एनर्जेटिक हूँ, क्या मेरे पूरी ताकत है। इफ द आंसर इज यस, तो जो बॉडी का वेट है लेट इट बी। लेकिन कई लोग हैं
जिनका वेट DIP डाइट आने के बाद लगातार घटने लगता है, इसका मतलब जो डाइट वो ले रहे हैं वो क्वांटिटी को बढ़ाना है। अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे तो और बॉडी वेट लगातार गिर रहा है तो बॉडी बता रही है कि यू नीड टू ईट मोर। क्योंकि इस तरह के डाइट में कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो खाने की इच्छा वो थोड़ी कम हो जाती है, यार यही खाना है तो ऐसे ही ठीक है, उनकी भूख भी चली जाती है, ऐसे भी लोग हैं कुछ, तो वो तब उनका वेट भी कम होने लगता है। आप में से जिनके पास स्कैनर है, स्कैनर कितने लोगों ने लगाया है यहाँ पे इस ग्रुप में? एक तो आपने लगाया, और स्कैनर है किसी के पास? आपने लगाया, हाँ वो बाहर है अभी। तो ये दो ही इस ग्रुप में है जिनको स्कैनर लगा। स्कैनर हम उनको लगाते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, ताकि उस तरह से हम डिटेल में पता कर सके। ये स्कैनर 14 दिन तक लगा रहता है, 14 डेज तक वो रिकॉर्डिंग होगी। यानी कि आप जब घर जाएंगे और स्कैनर तो लगा है, नहाना वाना सब कुछ है, तो ये स्कैनर आपको लगातार नज़र रख रहा है आपके ब्लड शुगर पे। घर जाके लड्डू खाएंगे तो भी स्कैनर में आ जाएगा, है ना। तो 14 दिन बाद ये स्कैनर आपको निकालना है, निकाल के आप कुरियर कर देंगे हमारे ऑफिस में। तो हम उसको लैपटॉप में डाल के देखेंगे क्या रहा, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन आपको भेज देंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आपके बारे में, आपका ब्लड शुगर लेवल के बारे में थोड़ा कुछ बता देगा। वो इसलिए क्योंकि आप इंसुलिन डिपेंडेंट थे। नॉर्मली इतने नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है हमें अपने ब्लड शुगर पे नॉर्मली। वो लगा देते हैं राइट, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो ही वो लगाने की बात सोचते हैं, अदरवाइज इस तरह के डिवाइस की कोई किसी को आवश्यकता है नहीं। हमारा काम नहीं है, वो बॉडी का काम है कि कब कितना शुगर रखना है, वो दैट इज़ नॉट आवर जॉब। बट क्योंकि आपने अपने हाथ में वो काम ले लिया इंसुलिन लगा के, इसीलिए वो लगाते हैं ताकि इंसुलिन छुड़ा पाएँ हम। ये इसका बेसिक मकसद है लगाने का। एक ग्रैड ऐप है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, जो हमारा एक प्लान है उसमें ग्रैड ऐप, ये ऐप आप में से कुछ लोगों को डाउनलोड करना है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है, ताकि हम आपको डेली बेसिस पे अगले 1 महीने तक मॉनिटर कर पाएँ, राइट। तो जिन जिन को ग्रैड ऐप डाउनलोड करना है उनके उसमें लिख दिया है, और यहाँ से जाने से पहले हमारी टीम से मिलके डाउनलोड कैसे करना है, अगर नहीं समझ आ रहा तो करके जाइएगा, तो ही हम आपको डेली बेसिस पे। कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जिनको रोज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत है, सबको नहीं है, बहुत थोड़े से लोग हैं, तो उन्हीं को ग्रैड ऐप डाउनलोड करना है। तो वो किसको करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे लिखा होगा, तो ही आपको करना है, नहीं तो उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिस पे आपने एक सवाल पूछा था, मेंटल, कि दिमाग के बारे में। कई बार एक ही सिचुएशन में एक इंसान जो बहुत ही रिलैक्स रह सकता है, दूसरा इंसान उसी सिचुएशन में बहुत ही परेशान दिखेगा, ये बात तो हमें पता है, राइट। यानी कि कुछ लोगों को स्ट्रेस को सहने की हिम्मत ज़्यादा होती है, कुछ लोग किसी एक चीज़ में बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कोई भी सब कुछ ठीक भी है तब भी पैनिक ही रहते हैं हमेशा, राइट। तो इस तरह से, तो दैट इज़, फिर उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन का पेशेंट है, एंजाइटी का पेशेंट है, मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है, फिर उसको एक नाम दे देते हैं हम। अब यहाँ पे एक बात समझना होगा कि आपकी धरती आपके डिप्रेशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है। जो आप 0 वोल्ट बेडशीट यूज़ कर रहे हैं, जो अभी आप कर रहे हैं, साथ में नंगे पैर अगर थोड़े बहुत चलते हैं, तो वो एक सहारा है आपके मेंटल किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ऑटोमेटिकली आपका बॉडी इस तरह का हार्मोन बनाएगा कि उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी अपने लिए लाने के लिए धरती से जितना जुड़ेंगे उतना हो पाएगा। तो आंसर क्या है कि धरती से जुड़ने के बहाने ढूंढिए। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे में अगर आप आएंगे तो मेरे ऑफिस में जहाँ मैं बैठता हूँ ये मैट लगा हुआ है परमानेंटली, यानी कि पूरे दिन भर में 12 घंटे में अगर ऑफिस में बैठता हूँ तो 12 घंटे में धरती से जुड़ा हुआ हूँ, और रात को जब मैं सोता हूँ मान लो 7 घंटे 8 घंटे तब भी मैं धरती से जुड़ा हूँ। तो आप देखिए कि मेरा अगर मान लो 20 घंटे 24 घंटे में से मैं धरती से जुड़ा ही हुआ। तो इस तरह से आपको अपना कस्टमाइजेशन करना है कि आपके लाइफस्टाइल में क्या फिट बैठ सकता है। तो हमने अपने पेशेंट्स में देखा है कि ये 0 वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं, इससे एटलीस्ट मेंटल वाला जो काम है वो पहले दिन से दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे
आप गाड़ी जब चलाते हैं, गाड़ी के जो पहिए हैं वो तो टायर हैं, राइट, वो रबर के हैं, तो और ऊपर से रोड में चल रहे हैं, तो गाड़ी इज इंसुलेटेड फ्रॉम द अर्थ। लेकिन जब ट्रेन चलती है, ट्रेन के पहिए लोहे के होते हैं, ट्रेन की पटरी भी लोहे की है, और उस पटरी को जमीन से जो जोड़ के रखता है, वो जो वहाँ पे जो नट बोल्ट्स हैं वो भी सब लोहे के हैं, राइट, जो हिंज है वो भी सब लोहे के हैं। तो आप जब ट्रेन में बैठते हैं, हमारे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, उस इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर में कभी कोई भी फ़ोन कर देता है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, बॉडी में बहुत दर्द है, क्या करें। तो ऐसे में हमने देखा है कि हम जब उनको बोलते हैं कि आपका जो ट्रेन का लोहा है, चाहे वो बंक का वो जो एक लोहा है, उसको पकड़ो और ऐसे आधा घंटा बैठे रहो, तो जब उसको पकड़ते हैं तो वो धरती से कनेक्ट हो गए ट्रेन से, राइट। और ऐसा जब कुछ देर तक करते हैं तो पकड़े रहते हैं, तो बॉडी का जो पेन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट करते हैं। सिंपल चीज़ है, धरती से जुड़ने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे, राइट। हम में से हर एक के घर में ज़मीन नहीं भी हो सकती है, कोई लोग फ्लैट पर रहते हैं, कोई बोलते हैं हम तो इतने ऊपर रहते हैं, हम कैसे नीचे। आपको जो मिला है, बेडशीट मिला है, उसके साथ एक कॉपर का रॉड मिला है और साथ में तार भी है, वो मेरे ख्याल 10 मीटर का तार है। सेकंड फ्लोर में भी रहेंगे तो वो 10 मीटर का तार नीचे तक जाएगा और धरती से आप जोड़ सकते हैं उसको। कॉपर का तार को, कॉपर का जो रॉड है उसको अंदर तक धरती में गाड़ना पड़ेगा, मिट्टी में, राइट। मैं रहता हूँ 7th फ्लोर में, 7वें मंजिल में, तो मैंने उसी तार को और लंबा खरीद लिया और अपने घर के बालकनी से उसको नीचे डाल दिया। तो ऐसा करते हुए भी मुझे लगता है अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो लेकिन अभी तक तो किसी पड़ोसी ने कुछ बोला नहीं, राइट। तो इसका मतलब किसी को नज़र नहीं आया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, इतनी से तारें और भी जा रही होंगी। तो अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मैंने अपने घर में कस्टमाइज़ किया, अपने ऑफिस में कस्टमाइज़ किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेन में मैंने एग्जाम्पल दिया, तो प्रिंसिपल्स आपको पता चल गया कि बॉडी को क्या ज़रूरत है, आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें कहाँ क्या फिट होगा, उसकी थोड़ा सा सेटिंग करने की आवश्यकता आपको है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले वाले में इंडिकेटिव कि कितने घंटे सोना चाहिए वो हमने लिखा है, वो उससे कम जब करते हैं नींद तो बॉडी गेट टायर्ड। 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, लगातार करते रहेंगे तो, राइट। और ये जो सेकंड वाला आप अपने उसमें देखिए, ये है 0 वोल्ट, ये सबके लिए कॉमन है, इसलिए टिक करने की जरूरत नहीं, कॉमन फॉर एवरीबॉडी कि 0 वोल्ट बेडशीट पे आपको सोना है। जो बेडशीट आपको मिली गई है तो इसी पे सोना है, राइट। तो तीसरा, पानी जो इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप में से कोई पूछ रहा था हीमोग्लोबिन के बारे में भी, कि हीमोग्लोबिन कम है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, वी कॉल देम थैलेसीमिया पेशेंट्स, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, 5, 6, 4, 3, 2, मतलब आपको सुन के भी शॉकिंग लगेगा, 2, 2.5 ऐसे हीमोग्लोबिन भी चला जाता है, मतलब जिससे इंसान की मौत हो जाती है, हो सकती है, होती रहती है। वो लोग सवाल लिखिए, लिख के दीजिए। ये भी सवाल जो है आप लोगों ने लिख के दिया है, बीच में नहीं पूछे, या पूछना तो आखिर में पूछे। तो जो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, ऐसे पेशेंट, थैलेसीमिया के पेशेंट्स, उनको हर महीने, किसी को 6 महीने में, किसी को हर महीने, किसी को 15 दिन में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जिस तरह से आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक में नज़र पड़ रहती है, जब फ्यूल कम होने लगता है तो पैनिक हो जाते हैं, जल्दी से फ्यूल भरा लेते हैं, तो उनके पेरेंट्स को चिंता रहती है जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो तभी जिंदा रहेंगे। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उनकी लाइफ दिक्कत से भरी है। उनके पेरेंट्स की जो प्रायोरिटी ये नहीं कि बच्चा स्कूल में जाएगा, फर्स्ट आएगा, वो सब नहीं, उनकी जो प्रायोरिटी है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। तो समझ सकते हैं कि हालत क्या है। ऐसे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हमारे पास, तो उनको हम यही लाइफस्टाइल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है लिविंग वाटर, जिंदा पानी। अभी जो पानी हम पीते हैं, बोतल में पीते हैं, आरओ का पीते हैं, दीज आर डेड वाटर। स्प्रिंग वाटर, झरने का जो पानी है, वो है लिविंग वाटर। हमारे बॉडी का जो वाटर कंटेंट है 70%। जो चीज हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है, उसी चीज पे हमारा ध्यान सबसे कम है। अगर आप जिंदा पानी पिए, लिविंग वाटर, झरने के पास जाके वहां से झरने का पानी लेके पीने लगें, तो
आपका ब्लड, आपका हीमोग्लोबिन, ज़्यादातर बीमारियां ठीक होने लगती हैं, खासतौर पे बॉडी का खून बनना सही हो जाता है। तो हम ऐसे पेरेंट्स को बोलते हैं कि जिस तरह से आप भी तो हॉस्पिटल में रहे ना, घर यहाँ पे हैं 3 दिन से या इससे भी ज़्यादा दिन से आप में से कुछ लोग, ठीक इसी तरह से किसी हॉस्पिटल में ना जाके रह के आप एक ऐसी जगह जाके रहिए जहाँ झरने का पानी मिल जाए। झरने का पानी जो मूविंग वाटर होता है, हाँ, नॉट रेन वाटर, फ्लोइंग वाटर। क्यों, मैं बता रहा हूँ। जब पानी नदी में फ्लो करती है तो पत्थरों से टकराती है, जब पत्थरों से टकराती है तो नेचुरली पत्थरों का जो मिनरल है उसमें पानी में इकट्ठा होता जाता है, दैट बिकम्स द लिविंग वाटर। वो पानी जब पिएंगे तो वो अमृत है, राइट। तो हालांकि जब आप कोकोनट वाटर ले रहे हैं बाकी वो भी लिविंग वाटर ही है, जब आप फल सब्जी खा रहे हैं दैट इज ऑल्सो 80% वाटर। बट बिसाइड दैट उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि 1 महीना जाके वहाँ छुट्टी बना के आओ और वही वाला पानी पियो। तो वो क्योंकि उनका तो लाइफ एंड डेथ का मामला है, और 1 महीने से अगर उसके बाद उनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत ना पड़े तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और लिविंग वाटर घर पे बनाना है तो उसके लिए 2 पॉट सिस्टम आपने देखा आपके वहाँ पे बना हुआ है, पानी ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। तो इसकी सभी को मैं बोल नहीं रहा हूँ कि झरने के पानी में जाके आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के पेशेंट है नहीं। लेकिन जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनका ब्लड खून बनना कम हो जाता है, उनको हम बोलते हैं कि आपका कोई चॉइस नहीं है, हॉस्पिटल मत जाओ, आप यहाँ जाके रहो। तो वहाँ धूप भी मिलती है, वहाँ पानी भी मिलता है, वहाँ मिट्टी भी मिलती है, और जो पेशेंट हैं एकदम रिवाइव करने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स की कहानियाँ हमने किताब में डाला है, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। वो PDF आपको चाहिए तो मेरे ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड है, bishrup.com/ebook। तो उनकी कहानियाँ उनके फ़ोटो के साथ किस तरह से झरने के पानी से जुड़ते हैं, किस तरह से पेड़ों को टच करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। तो मिट्टी है, पेड़ है, पानी है, धूप है, इससे जब आप डिसोसिएट हो जाएंगे तो आप हेल्दी कैसे रहेंगे। ये हमारी खुराक है, राइट। तो ये खुराक जैसे उनको भरपूर दे दिया गया, वो ठीक होने लगे। उनके पेरेंट्स को हैरानी हो रही थी कि भाई हमें तो बोला गया ज़िंदगी भर जब तक बच्चा जिंदा है तब तक ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब तो चढ़ाना नहीं पड़ता है, 1 साल भी हो गया नहीं पड़ता है ना। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग वाटर। अब हाँ, वो मशीन आती है, बैठी प्लीज। हाँ देखिए, वो भी मशीन यूज़ करते हैं कुछ लोग, उसके इफेक्टिवनेस पे ऑलरेडी हमारी नज़र है। तो अभी मैं कुछ हाँ या ना में नहीं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज उसका पूरा रिजल्ट मेरे सामने आया नहीं है, लेकिन लगता है कि वो ठीक ही है। हालांकि वो बड़ा महंगा है। उसका एक सस्ता वर्जन भी है, रोबोट वाटर, जो हाँ जो यहाँ पे भी हमने लगाया, हम इस हॉस्पिटल में लगाया, आपने देखा भी होगा। वो सस्ता है, करीब मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार का है, लेकिन उसके रिजल्ट भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब दिख जाएगा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है या ठीक ठाक है तो आपको बोलेंगे कि आप वो भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको। हमारे कई सारे हॉस्पिटल्स में वो एल्कलाइन वाला रोबोट वाला लगा हुआ है, गुड़गांव में लगा हुआ है, डेरा बस्सी में लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो वो आपको तो रिकमेंड कर रहे हैं मटके वाला पानी ही। अब आता है अगला, द DIP डाइट। इसको ध्यान से देखिए, ये सबका अलग अलग होगा, ध्यान से देखिए। कुछ लोगों को तो DIP डाइट पे टिक किया हुआ है, जो कि कल मैंने समझाया था, फ्रूट ब्रेकफास्ट, लंच में पहले सैलड, फिर जो भी आप प्लेट 2 कुक फूड खाते हैं, और डिनर में भी पहले सैलड फिर कुक फूड जो भी खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने ये टिक किया, DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर। मतलब DIP डाइट तो लेना है, लेकिन शाम वाला जो डिनर वाला जो प्लेट 2 है, कुक्ड फूड है, उसे नहीं लेना है। यानी कि डिनर में तो सलाद खा के ही काम चलाना है, जैसा कि ये लगभग यहाँ पे जो किया। ये कब तक करना है? ये तब तक करना है जब तक कि आपके सिम्टम्स चले ना गए, जब तक कि आपकी जो डिस्कम्फर्ट्स वो चले ना गए, जब तक कि आपकी दवा ना छूट गई। सबको नहीं किया इसको, कुछ लोगों को। जिनको किया उनके हाथ रेस करें, ऐसे लोग थोड़े हैं, देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं। तो यानी कि आप जिन लोगों ने हाथ रेस किया, ये वो लोग हैं जिनको पूरे दिन भर में कुक्ड फूड खाना एक ही बार अलाउड है, दैट इज इन लंच। ब्रेकफास्ट में तो हमसे कोई भी किसी को कुक्ड फूड खाना है नहीं, फ्रूट ब्रेकफास्ट हुआ, वो लंच में कुक फूड खा सकते हैं, डिनर में नहीं। तो लेकिन कब तक? जब तक कि जो तकलीफ है जिसके लिए आप आए हैं वो तकलीफ खत्म ना हो जाए। अब ये है DIP डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कि ना तो लंच में आप कुक फूड लेंगे ना डिनर में लेंगे। अच्छा, ये किसको हम करते हैं? यानी कि पूरा रॉ फ्रूट, रॉ पे ही रहना हो गया। फ्रूट्स हैं वो रॉ है,
लंच में सलाद है वो रॉ है, डिनर में सलाद है वो रॉ है, प्लेट 2 ही कुक्ड फूड था वो तो हटा दिया। खास तौर पे जिनको मुंह के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिनको गले के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, राइट, जिसके ट्यूमरस ग्रोथ है गले के अंदर ही, मुंह में किसी के छाले हो गए, किसी को ट्यूमर हो गया जिसे डॉक्टर कैंसर बोलते हैं, राइट, मुंह अंदर से इतना सूज गया कि बाहर से ही नजर आ रहा है, तो इस केस में DIP डाइट माइनस प्लेट 2 आई रिकमेंड कि आप पूरी तरह रॉ में रहो। कुछ लोगों के यहाँ पे इतना सूज जाता है या गले का अंदर ही ट्यूमर है तो वो खा ही नहीं पा रहे, तो उनको लिक्विड, फिर उनको हम बोलते हैं इसकी जगह पे DIP डाइट सॉफ्ट, मतलब जैसे मान लो फ्रूट्स को गले के नीचे उतारने के लिए या तो चबाओ या उसको मिक्सी में डालेंगे तो स्मूदी बन जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे निगल लो। तो वो अगर किसी के अंदर ही ट्यूमर है, जैसे कि यहाँ भी एक पेशेंट है, तो निगलने में भी दिक्कत होगा। संतोष जी यहाँ बैठे ना, कहाँ बैठे हैं आप? बैठे हैं, बैठिए बैठिए। तो निगलने में दिक्कत होगी। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, जब वो फूड यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, लिक्विड ट्रेवल कर रहा है, तो वो लिक्विड क्या है इस पे निर्भर करता है कि वो जो भी ट्यूमर है वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर वो लिक्विड दूध है तो दूध आपके ट्यूमर का खुराक है, इट इज अ फूड फॉर द ट्यूमर। जितनी बार दूध पी रहे हैं, जितनी बार चाय पी रहे हैं, वो ट्यूमर को आप खाना दे रहे हैं, ट्यूमर बढ़ता जाएगा, राइट। तेल वो उस ट्यूमर का खुराक है। कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल राजमा, ये सब ये उस ट्यूमर का खुराक है। तो एक तरह से उस ट्यूमर को ग्रो करने के लिए सामग्री आप मुंह से उन तक पहुंचा रहे हैं। तो आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ में रहना है, उसको भी लिक्विड में। फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, जिसमें कोई नमक नहीं, कोई मसाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉ, जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया है उसी को लिया, बस लिक्विड कर दिया उसका, और ताजे ताजे जब पी रहे हैं तो धीरे धीरे। अब जो वो फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस उस ट्यूमर को छूता हुआ जाएगा तो ट्यूमर को ऐसा माहौल कर देगा, जो माहौल मान लो अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे इस केस में कि अगर मैं इसको हटा दूं तो माहौल क्या है, अगर इसको निकाल दूं धीरे 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 ये सूखता जाएगा, है ना, तो धीरे धीरे वो ट्यूमर भी कम होता जाएगा। तो फिलहाल आपके ऊपर है। आप कई बार लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो हमारी आदत बनी हुई है कि एक तरह से पर्टिकुलर, जैसे मान लो आदत है कि हमें चाय पीना ही पीना है, अरे थोड़ा सा तो लिया, थोड़ा सा चाय हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उनके लिए जिस तरह से मान लो एक चिंगारी है, वो चिंगारी नुकसानदेह नहीं, लेकिन चिंगारी एक ऐसी जगह पड़ जाए जहां तेल ही तेल है तो वही फायर बन जाएगा, राइट। तो यानी कि इनको जिनके मुंह से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, ट्यूमरस ग्रोथ है, तो DIP डाइट सॉफ्ट। तो ये जजमेंट आपको खुद भी करना है, खुद भी करना है कि अच्छा मुंह में दिक्कत है। मुंह में दिक्कत किसी को भी कभी हो सकती है, कम होती है, किसी को कभी कभी हो सकती है। जैसे मुंह में दिक्कत हुआ तो आपने DIP डाइट माइनस प्लेट 2 और इसको भी सॉफ्ट में करना है, राइट। ज़्यादातर हमने देखा कि हम टेस्ट पे जाते हैं, नॉर्मली इंसान तो टेस्ट को ही देखता है जो भी टेस्टी लगता है। तो आप सब ने जिंदगी भर जीभ की बात मानी, बॉडी की बात नहीं मानी, बॉडी बीमार पड़ गया। जीभ किसी का बीमार पड़ा कभी? क्योंकि जीभ को खुश रखा ना आपने, राइट। इसलिए किसी का कोई बोले मैं जीभ में बीमार भी हो गई, जीभ को आपने खुश रखा तो वो बीमार नहीं होती। अब बॉडी को खुश रखें तो वो बीमार थी तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह सोचना है कि आपने अपनी ज़िंदगी के जितने भी साल सिर्फ ये देखा कि मेरा जीभ क्या बोल रहा है, ये नहीं देखा कि बॉडी क्या बोल रही है। अब उसको खुश रखा तो वो कभी नहीं बीमार पड़ता। आज से अब तक कोई भी इंसान ऐसा मिला जिसका जीभ बीमार हो गया हो? हार्ट बीमार होता है, किडनी बीमार होती है, लंग बीमार होता है, ब्रेन में बीमारी है, जीभ की बीमारी नहीं होती, क्योंकि जीभ की सारी बातें मान रहे हैं आप। वो क्यों बीमार होगा, तो खुश है, राइट। तो उसी तरह से आपको बॉडी को खुश करना है, राइट। तो बॉडी को खुश कैसे करना है? जो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए 3 दिन से, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलना है। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, ग्रेविटी। ग्रेविटी एज मेडिसिन। इसको एक बात समझिए, यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, आपके लिए समझना आसान होगा। बैठिए। अभी जब फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, आप बैठे, नीचे से ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, ये समझते हैं आप, राइट। और वो हमारे ब्लड को, कोई भी लिक्विड
उसको नीचे खींच रहा है। तो हमारा ब्लड, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं तो हमारा ब्लड सारा नीचे चलते जाना चाहिए सिर से, लेकिन यहाँ पे हार्ट है, वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है। तो हार्ट एंड ग्रेविटी ये दोनों बैलेंस बना रहे हैं, एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है। तो ब्लड फिर यहाँ पे पूरा सर्कुलेट हो पा रहा है, तो वो बैलेंस मेंटेन हो रहा है। अगर मेरा हार्ट कमज़ोर हो जाएगा तो नीचे चले जाएगा ब्लड, नीचे चले जाएगा तो मुझे चक्कर आएंगे क्योंकि यहाँ ब्लड है ही नहीं। तो वो कैसे हो सकता है? जैसे आपने इंजेक्शन फ्रैक्शन की बात की, तो आपको चक्कर आ सकते हैं, जल्दी थक सकते हैं वो सारे, क्योंकि हार्ट जितनी ताकत से ऊपर खींचना उससे थोड़ा कम ताकत लगा पा रहा है। जो कंडीशन आपकी है ये कंडीशन किसी की भी इस वक्त हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, अगर मैं हिलूँ डुलूँ ना 20 मिनट तक स्ट्रेट ऐसे खड़ा रहूँ, अभी ऐसे खड़े होकर नहीं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा हिल भी रहा हूँ, राइट? तो धीरे 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 हमारी जो ग्रेविटी है वो जीतने लगती है और हार्ट है वो हारने लगता है। तो 20 मिनट के अंदर हमारे ब्रेन से ब्लड कम होने लगता है, और 20 से 25 मिनट के अंदर अगर तब भी मैं स्टेशनरी पोजीशन में ऐसे ही खड़ा रहूं तो हमें फिर डिजीनेस होगा, चक्कर आएंगे और फिर गिर जाएंगे। आपने देखा होगा बचपन में असेंबली में बच्चे गिरते हैं तो हमें लगता है बच्चा बड़ा कमज़ोर है इसलिए गिर गया। नहीं, कमज़ोर नहीं है, वो ऐसे ही खड़ा था और बिना हिले खड़ा था। बिना हिले कोई शक्तिशाली आदमी का तो आपकी ग्रेविटी जीत जाएगी तो वो गिर जाएगा। जैसे ही आप गिरे, वो गिरना मेडिसिन है। कैसे? जैसे ही आप गिरे आपका हार्ट उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल पे अर्थ है, राइट? तो आपका हार्ट ने एकदम से ग्रिप पकड़ लिया और दोबारा से ब्रेन का जो सर्कुलेशन है पूरा कर दिया। तो आपने देखा गिरने के 5-10 मिनट बाद वो उठ जाता है, ठीक हो जाता है। उस वक्त आप पानी मारे उसके मुंह पे, झाड़ फूक करें उसके मुंह, उसके ऊपर कोई मंत्र पढ़ दें, उसको 5 मिनट लगना है और उसके बाद वो उठ ही जाना है, राइट? तो या उसको हवा करें, उसको ना तो हवा की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। उसका जो ग्रेविटी है और हार्ट है वो मैच हो रहा है। अब मान लो जब वो गिर रहा था तब अगर 2 लोग यहाँ पकड़ लेते, गिरने नहीं देते, तो क्या होता? कुछ देर के अंदर उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि ब्लड तो नीचे जा रहा है। तो वो गिरना इज ए मेडिसिन। जैसे ही पोस्चर चेंज हुआ, सर्कुलेशन बिकेम रेगुलर, सर्कुलेशन वेंट टू हेड, नाउ ही इज अवेक। तो कभी भी एक पेशेंट अभी कल आए, पता नहीं अभी कल एडमिट हुआ, यहाँ पे हैं लिवर के पेशेंट की चक्कर खा के गिर गए। अब ऐसे में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, वो जो बोलेगा वही आप करेंगे। बायोप्सी कराओ, बायोप्सी करा देते हैं, पेट स्कैन कराओ, वो करा देते हैं। ये सारी चीजें किसी का भी करेंगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा, तो बोलते हैं ये जो गिरा था ना ये इसकी वजह से गिरा था। जबकि गिरने का जो प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, जो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं थोड़ा चल रहा हूँ बिकॉज आई नो कि गिर सकते हैं, या मान लो ऐसे ही खड़े रहना है जैसे कि सावधान पोजीशन पे, तो पैरों की उंगलियों को आप थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बनी रहेगी, पैरों को उंगलियों को हिलाते रहेंगे, राइट? तो इस तरह से। तो यहाँ पे कमिंग टू दिस, मैं आपको ग्रेविटी का रोल बता रहा हूँ। जब आप हॉट वाटर के उसमें बैठते हैं, हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं, तो ग्रेविटी का रोल बदल जाता है। पानी भी प्रेशर में ऐड हो जाती है। पानी के प्रेशर से जो सर्कुलेशन है वो पैरों से धक्का मारती है और सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आने लगता है। यानी कि हार्ट को सपोर्ट मिलता है पानी के प्रेशर का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। ये इंजीनियरिंग जो है वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, जिसे हम हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं। तो पानी का प्रेशर काम करता है और पानी का हीट काम करता है। इससे ग्रेविटी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और इससे हार्ट को मौका मिल जाता है अपने आप को रिवाइव करने का। तो हार्ट और किडनी दोनों को मौका मिल जाता है। तो किडनी फेलियर में भी हम हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं, पानी यहाँ तक, और हार्ट फेलियर में हॉट वाटर इमर्शन पानी यहाँ तक। पानी यहाँ तक रहेगा तब भी काम करेगा, राइट? तो जब आप इसको करेंगे, आप में से जो लोग साथ में आए हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, आप भी अगर हॉट वाटर इमर्शन करेंगे तो देखेंगे कि 15 मिनट में ही बहुत थकान हो जाती है, राइट? तो यानी कि आप स्टेशनरी है बट बॉडी स्टेशनरी नहीं है, अंदर हलचल चल रही है। और हलचल जब चल रही है तो जो चीज़ें बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई टॉक्सिन है, जैसे कि फ्लूइड है, वो बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को हमने हॉट वाटर इमर्शन टिक किया है, कुछ लोगों को हमने लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन टिक किया है, यानी कि पानी यहीं तक। तो ये हम जजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कितने पानी में आपका काम चल जाएगा, ताकि आपके लिए पानी भी पता है कि एक्स्ट्रा ना लगे, हीट एक्स्ट्रा
टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी आपका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्चा ना हो, तो जितनी की ज़रूरत है उतना ही। आप देखेंगे अपना उसमें ये भी लिखा है कितनी देर करना है, राइट। तो हेड डाउन टिल्ट ये आपको समझा दिया था, राइट। तो ये कितनी देर करना है, जिन जिन को करना है वो भी लिखा हुआ है। हेड डाउन टिल्ट में सब में नहीं लिखा, किसी किसी को लिखा है, किसी किसी जिसको लिखा है उनको ही पता होना चाहिए। तो जिनको हेड डाउन टिल्ट इज वेरी सिंपल, मैंने आपको कई बार बताया कि आपके बेड के एक तरफ को ऊंचा करना है, जो ब्लड प्रेशर को कम से ज़्यादा करने वाली बात है, उसी को बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। एक तरफ से ऊंचा करना, 3-3 ईंटें लगानी है, जिस तरफ ईंटें हैं उस तरफ पैर, दूसरी तरफ सिर, दिस कॉल्ड हेड डाउन टिल्ट। आप में से कुछ लोगों ने किया है यहाँ पे, आप तो जिनको लिखा है उनको करवाया भी है, लिखा है इसमें। आप इसके बाद क्या नाम है आपका, नौसाद, या यू राइट हिज नेम, एक बार करा दीजिएगा इसको, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये करना है, ठीक है ना। तो ये सब कब तक करना है, जो ये जिंदगी भर नहीं करना है, ये 3 महीना 4 महीना। जो इस ग्रुप में जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा लंबा करना पड़ता है, जो ऑलरेडी डायलिसिस में गए। लेकिन आप में से कोई गया नहीं, क्योंकि इस ग्रुप में हमने डायलिसिस के पेशेंट को हम लंबा समय स्टे करने बोलते हैं, 3 दिन से काम बनता नहीं उनका, राइट। तो ये सब तब तक करना है जब बॉडी के सारे सिम्टम नहीं चले जाते, जो कि 1 महीने से 3 महीना लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली। जैसे मान लो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, तो जब ब्रेथलेसनेस पूरी तरह चली गई, कमजोरी पूरी तरह चली गई, तो आप ठीक हो गए। तो जब आप ठीक हो गए, अगर इसमें से कोई टिक किया हुआ है तो उसको बंद कर देना है। ये परमानेंट करने की चीज़ नहीं है, राइट। ये थोड़े दिन करने की चीज़ है, जब तक कि जैसे पंचकर्मा थेरेपीज है, पंचकर्मा थेरेपी भी थोड़े दिन करना है, 15 दिन बस, फिर इसको बंद कर देना है। ये एक तरह से ये स्पेशल थेरेपीज हैं। किसको कौन सी थेरेपी करनी है वो टिक किया हुआ है ऑलरेडी। उस थेरेपी से जुड़ा हुआ जो ऑयल एक्सेट्रा जो आपको चाहिए वो आपको आपके नाम से तैयार है, इसके लेक्चर के बाद उसको आपको लेना है। जब आप ले रहे हैं तब आपको कुछ कंफ्यूजन है कैसे करना है, तो आपको पूछना है, समझना है उसको, क्योंकि घर पे आप ही को करना पड़ेगा उसको, राइट। तो ये पंचकर्मा ये सभी को करना है, जरूरी नहीं है। जिनको टिक किया है, जो वाला टिक किया है वही वाला करना है, थोड़े दिन के लिए करना है। कितने दिन के लिए करना है ये भी आप क्लियर करके जाएंगे, राइट। कैसे करना है, हालांकि यहाँ पे वो कराया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो वो एक बार देख के जाएंगे। तो उसके अलावा अगर यहाँ पे नीचे देखें, कौन सी दवाई कितनी छोड़नी है, कैसे छोड़ना, वो भी लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आपके रेस्पेक्टिव डॉक्टर से इसके बाद मिल के जाएंगे। दिस बिकम्स योर सर्केडियन चार्ट। ये आपका सर्केडियन चार्ट है जो आपके हिसाब से बना है। लेकिन एक हफ्ते बाद अगले सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को एक बार फिर जूम मीटिंग करेंगे। कितने बजे? शाम को 5 बजे। तो हो सकता है कि जो हमने अभी बनाया आपके लिए, हो सकता है, हमें लगता है उस इनपुट के बाद कि आपका या किसी का कुछ मॉडिफाई करना है तो वो मॉडिफाई करके हम बता देंगे, ठीक है ना। अभी तक का जो आपका इनपुट मिला उसके हिसाब से ये है। ये ऐसा भी रह सकता है, एक हफ्ते बाद इसको थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि एक हफ्ता जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाउ इट इज़ अफेक्टिंग योर बॉडी एंड योर हेल्थ। इनमें एक स्पेशल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हॉट वाटर इमर्शन। ये हॉट वाटर इमर्शन ये बहुत इफेक्टिव है। कितना इफेक्टिव है, कितना पावरफुल है, इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण है 1960 की बात है। एक एथलीट वुल्मा रुडोल्फ अफ्रीकन अमेरिकन, जो 12 साल तक उसके एक पैर में पोलियो रहा, 12 साल तक पोलियो रहा, यानी कि वो चल भी नहीं पाती थी। 12 साल तक पोलियो रहने के बाद किसी ब्लैक डॉक्टर ने बता दिया उसकी मम्मी को कि बच्चे के जो पैर में पोलियो है वो पैर गर्म पानी में डाल के रखो। गर्म पानी में डाल के रखने के बाद 20 साल आते आते ना केवल वो दोनों पैर से चलने लगी, वो दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई, राइट।
गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, आपके सामने दिस हॉट वाटर इमर्शन की ताकत है, राइट। और ये इतिहास में दर्ज है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है ना। तो अगर पोलियो से 12 साल ग्रसित रहने के बाद भी अगर वो पूरी तरह ठीक होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मेथड आपके लिए भी काम कर सकता है, आसानी से काम कर सकता है। तो अब क्या है कि आप में से पूछ रहे थे घर पे कैसे करें, कहाँ से खरीदें, हमारे पेशेंट ने क्या किया, उन्होंने कैसे जुगाड़ किया, वो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने सोच लिए करना है तो तरीके आपको मिल जाएंगे। उसके लिए रिसोर्सेज हो ना हो, पैसे हो ना हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठान लिया तो हो ही जाएगा। उदाहरण देखिए हमारे पेशेंट्स, वीडियो प्लीज, वीडियो। तो ऐसे ड्रम में गर्म पानी डाल के, ये डायलिसिस के पेशेंट थे, पहले डायलिसिस में जाती थी, तो जो साथ में डायलिसिस में लेके जाते थे उसी को साथ में बिठा दिया कि गर्म पानी, जब ये पानी ठंडा होने लगे गर्म पानी से उसको रिप्लेस करना है, राइट। तो जितना 3-4 घंटे हॉस्पिटल में लगाना उससे अच्छा घर पे ही 2 घंटे में फ्री हो गए। और ऐसे करते करते अब उनको इसकी भी जरूरत नहीं है, इन्होंने फ्रिज का दरवाजा हटा दिया। तो ये सारे ट्रू पेशेंट हैं और ये सारे एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, राइट। ये इन्होंने एक दीवार लगा दिया अपने बाथरूम में और यहाँ तो गीजर है ही, तो गर्म पानी ठंडा पानी सेट। ये इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने एक पोर्टेबल हॉट वाटर इमर्शन बना दिया कि जिसको कहीं भी कैरी करना हो तो कैरी करना भी मुश्किल ना हो, और पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पैनल लगा दिया। ये लोगों ने अपने अपने घर पे अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इनोवेट करके इन्होंने टीवी भी लगा के पूरा एंटरटेनमेंट का सामान कर दिया घर पे अपने बाथरूम में। और ये आप देख रहे हैं घर के बाहर, घर के अंदर इनके जगह नहीं थी तो इन्होंने बाहर ही सीमेंट करके, और ये पैनल तो इन्होंने हमसे ही खरीद लिया और बाकी इन्होंने खुद बना लिया। इन्होंने सिंटेक्स का जो टैंक है उसको बीच में से काट दिया तो वही हॉट वाटर टब बन गया। और इन्होंने तो अमेज़न से जो टब आता है वो खरीद के उसी से काम चला रहे हैं और उससे भी काम चल रहा है। ये सारे ट्रू पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे थे, इनका डायलिसिस अब बंद हो गया, अब इनको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो या फिर ये अभी भी करते होंगे आप में से कुछ, इनमें से कुछ। तो ये आप देख रहे हैं ये वैरायटी ऑफ पेशेंट्स घर पे इसको किस तरह से इसको कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपने सोच लिया तो कोई ना कोई तरीका आपको, ये सिंटेक्स का टैंक है, अंदर एक कुर्सी भी डाल दिया ताकि कंफर्टेबली बैठा जा सके, राइट। तो ये अपनी वाइफ के लिए इन्होंने बनाया जो कि डायलिसिस में जाती थी, तो डायलिसिस की जगह ये बना दिया, खोद दिया, गड्ढे के पॉलिथीन लगा दिया और गर्म पानी इसके ऊपर ही डाल दिया। इन्होंने एक कंपनी भी खोली है, किसी को अगर ऐसा करना है तो उनके घर पे जाकर भी गड्ढा खोद के 1500 रुपये में करके आ सकते हैं। देखिए इन्होंने पॉलिथीन ले लिया, एक फ्रेम बनाया और फ्रेम बना के उससे भी काम चला रहे हैं। शुरू में गर्म जल्दी हो जाए तो आपने 2 हीटर लगा दिया। ये अजमेर का बच्चा है, ये हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे इसको, तो इसके पिताजी ने, आपने देखिए किस तरह से टब बनाया जुगाड़ से, और अब डायलिसिस छोड़ के इससे काम चल रहा है। नाउ द चाइल्ड इज द यंगस्टर इज हेल्दी अगेन। तो आप देख रहे हैं कि डायलिसिस में जो पेन है उस पेन से बचने का कितना आसान तरीका है, राइट। यही आपके सामने ये सारे सबूत हैं ही। तो ये दिस इज द पावर विच यू आर हैविंग ऑलरेडी इन योर हैंड, और मुझे लगता है कि इस पावर के आने के बाद अब आपके लिए कोई भी दिक्कत है उसको, हाँ, अगर कस्टमाइज किसी को खरीदना ही है तो हमारे हॉस्पिटल जो हम बनाते हैं, तो मेरे जो वेबसाइट है bishrup.com, जो किताबें आपको मिली है उस किताब में उसका लिंक दिया हुआ है, किताब के फ्रंट पेज में दिया हुआ है। जो फिश टैंक वाला है कवर खोलते ही वहाँ मिल जाएगा। तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, दैट इज़ 35,000 रुपीज़, जिसमें पूरा किट एंड पैनल और बाथ टब फोल्डेड जिसको खोल सकते हैं, सारा कुछ है। तो मतलब ये कि अगर आपने ठान लिया कि करना है तो कस्टमाइज़ करना है तो वो खरीद सकते हैं, वो अलग अलग साइज़ में आता है, आपके हाइट के हिसाब से वो साइज़ होती है, या फिर इन लोगों ने जैसे किया ये भी एक तरीका है। तो वैसे भी हॉट वाटर सबको तो करना नहीं है, जिन लोगों को हमने टिक किया है सिर्फ उन्हीं को करना है। बाकी लोग किसी के घर पे ऑलरेडी, कई घर पे बाथ टब होता ही है ना, तो वो कर लेंगे अपने शौकिया, तो वो अच्छी बात है। बट जिनके लिए मजबूरी है तो किस प्रकार आसानी से बिना ज़्यादा खर्चा किए भी कुछ लोग कर पाते हैं, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। और साथ में मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि इसकी इफेक्टिवनेस, इसका पावर कितना ज़्यादा है, वो आपको याद रहेगा ओलंपिक वाले एग्जाम्पल से।
राइट, कि इस पे भरोसा करें कि ना करें। उनकी जो बायोग्राफी आप पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल पैदा होता है पोलियो था तो अचानक कहाँ गायब हो गया, इसके जो जवाब है उसको हिडन किया हुआ है, ताकि ये जो ताकत है लोगों को पता न चल जाए। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको स्ट्रोक हुआ, उनको पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस होने के बाद उनको हॉट वाटर जब करते हैं तो उनकी पैरालिसिस ठीक हो जाती है। जितने पैरालिसिस होने के जितनी जल्दी ये शुरू कर देंगे उतनी जल्दी रिकवरी होती है, राइट। इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट। तो जिनको ज़्यादा टाइम हो गया उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो दैट इज़ द पावर ऑफ इट। तो खैर, विद दिस वी आर कमिंग to the conclusion of this round.